किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। महामहिम का लखनऊ आगमन 29 जून और सांस्कृतिक केंद्र अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र स्मारक स्थल का उद्घाटन, विशाल प्रतिमा का होना, कलश वहाँ रखा जाएगा। देखिए क्या राष्ट्रपति जी ने कहा अम्बेडकर और लखनऊ के रिश्ते पर, सुनिए उनकी ये बातें। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब आम्बेडकर का भी एक खास संबंध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में ही था और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। दोस्तों, पूरा भाषण हमने सुना है राष्ट्रपति जी का, बहुत ही आध्यात्मिक तरह का भाषण था। समता अखबार के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और कहा कि लखनऊ में बराबर आते थे बाबा साहब और उनसे जुड़े जगहों को उन्होंने तीर्थ स्थल कहा। साथ ही समता, समरसता जैसे शब्दों का बार बार निरंतर प्रयोग होता रहा। मेरी दिलचस्पी ये थी कि महामहिम ने जो जिक्र किया कि लखनऊ वो बार बार आते थे, तो लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर कितनी बार गए और क्या कहा। सनद रहे महामहिम के आगमन से एक दिन पहले ही वहाँ एक साधु ने प्रेस को बताया था, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था। साधु का नाम है जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी। उन्होंने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, यह सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें एक नागरिकता की बात हो, धर्म जाति मौलिक अधिकारों को लेकर भेदभाव न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेदभाव करता है। समानता की बात तो की जाती है, मगर ऐसा नहीं। नए संविधान में आरक्षण पर पुनर्विचार हो। इनके इस स्टेटमेंट का हमने विश्लेषण किया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं सजेस्टेड वीडियो में वो डाल दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए। क्या यह अकारण है कि महामहिम के आगमन से एक दिन पहले महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी का यह स्टेटमेंट आता है और अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ से लेकर और वहाँ आनंदी बेन पटेल जो गवर्नर हैं वो और राष्ट्रपति लगातार अंबेडकर की चर्चा करते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं। चलिए अब लिए चलता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या रिश्ता था लखनऊ से। जहां तक मेरी जानकारी है वो 3 बार लखनऊ गए थे। एक 1932 में जब फ्रेंचाइजीज कमेटी के साथ जो मतदाता वाली कमेटी थी, लुथियन के अध्यक्षता में बनी थी, उस समय लखनऊ गए थे। लखनऊ से पटना गए थे, वो पूरी यात्रा उनकी थी। इस पर हम वीडियो एक बना चुके हैं। उसके बाद दूसरी बार वो गए थे 24-25 अप्रैल 1948। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सभा थी, उसमें शामिल होने गए थे और वहाँ तत्कालीन गवर्नर ने उन्हें अपने यहाँ राजभवन में आके रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं सैलून में ही ठीक हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और दोस्त जानते हैं कौन थे? उनकी किताबों के साथ वो रहते थे। इस समय वो गए थे। आपको याद होगा उससे 1 साल पहले पूना सत्याग्रह चल रहा था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने लखनऊ भी आंदोलन किया था, जिसमें से 2000 महिलाएं और पुरुष उसमें शामिल हुए थे
और उन सब को पकड़कर जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से बड़ी कुर्बानी थी। तो इस सम्मेलन में वो पहुंचे थे और जो उन्होंने भाषण कही, पंथ पे जो उन्होंने हमला बोला प्रतिनिधित्व को लेकर, आरक्षण को लेकर, वो बहुत ही विवाद का विषय रहा। यह सम्मेलन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह हो गया कि अनुसूचित जातियों के दुखों का अंत इस सरकार में संभव नहीं है। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोग अस्पृश्यों की उन्नति के लिए किसी भी प्रयास से चूकेंगे नहीं। तीन महत्वपूर्ण अंश हैं उनके भाषण के। पहला, कि कैबिनेट मिशन के जाने के बाद आप क्यों चुप रहे। दूसरा, कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि कांग्रेस से लगातार वो लड़ते रहे थे। जाहिर है कि उस समय सबसे बड़ा दल वही था, तो उसी से संघर्ष होना था। और तीसरा था, भविष्य के बारे में क्या सुझाव है। ये भाषण के कुछ प्रमुख अंश मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि लगातार वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए लड़ते रहे, अनुसूचित जातियों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, लेकिन कैबिनेट मिशन ने उस पर चुप्पी मार दी। तो ये पहला आरोप था कि आप कैबिनेट मिशन के जाने के बाद चुप क्यों रहे। इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के अस्तित्व को ही माना। उन्होंने कहा कि हमारी असफलता के दो मुख्य कारण थे। पहला, मुस्लिम और सिख की तुलना में हम लोग एक कमज़ोर दल थे, और दूसरा, हम लोग खुद, मतलब शेड्यूल कास्ट की जो पॉलिटिक्स थी उस समय, खुद 5 ग्रुपों में बटे हुए थे, 5 खंडों में बटे हुए थे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक संरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों का संरक्षण, हितों की सुरक्षा असंभव था। मेरे सामने पूर्ण रूप से अंधेरा था, इसलिए मैं चुप रहा। कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में बड़ा दिलचस्प है और ये कांग्रेस के लोगों को ये भाषण सुनना चाहिए। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहला ही बात यह है कि यह बिना शर्त था, और दूसरा, सरकार से बाहर रहने की अपेक्षा अंदर रहकर अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि कांग्रेस के निमंत्रण पर सरकार में शामिल हुआ। किसी भी समय मैं सरकार छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हर समय लड़ते रहना रणनीतिक रूप से ठीक नहीं, अन्य विकल्पों को भी तलाशना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि मैं कांग्रेस का विरोधी और आलोचक रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं विरोध के लिए, विरोध के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। सहयोग की भावना भी होनी चाहिए जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकें। मैंने सोचा कि इस समय कांग्रेस से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने सहयोग और समझौता का रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से हमने संविधान में सुरक्षा के कुछ उपाय प्राप्त किए। अन्यथा हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। यदि हमें सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ जरूर मिला। हमें नौकरियों और विधायिका में आरक्षण प्राप्त किया और हमारी ज़्यादातर मांगें मान ली गई। यदि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला तो इसके लिए शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि यह किसी और समुदाय को भी नहीं मिला। यह समय नहीं है कि हम कांग्रेस से उलझे, बल्कि समझौता और सहयोग से ज़्यादा अधिकार प्राप्त करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बहरहाल हमारी स्थिति ऐसी थी कि प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोगों का होना बहुत ज़रूरी था। कानून की तरफ से हमें कोई डर नहीं है, लेकिन यदि कानून को लागू करने वाले लोग और सरकार चलाने वाले लोग वैसे हों जो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति के हितों के विरुद्ध हों, हमारे लिए आशा की कोई किरण नहीं बचती। यदि जमींदार शोषण करे और उसके रिश्तेदार प्रशासन में और सरकार में हो तो निश्चित रूप से न्याय नहीं मिलेगा। इस बात पे गौर किया जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति के कुछ लोग प्रशासन में होंगे तो वे अपने भाइयों की उचित रक्षा कर सकेंगे। यह उत्पीड़न और भेदभाव से बचाव तभी संभव था जब सिविल सर्विसेज में अनुसूचित जाति के लोग हों, और ये सरकार के अंदर रहकर ही बेहतर तरीके से किया जा सकता था।
तीसरा पोर्शन है भविष्य के बारे में सुझाव देते हैं और कहते हैं कि लुथियन कमेटी के सदस्य के रूप में मैं 12 साल पहले लखनऊ आया था, लेकिन आज अनुसूचित जाति के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना बढ़ी है, जिससे मुझे खुशी हो रही है। सामाजिक प्रगति की कुंजी राजनीतिक शक्ति है और तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हुए बगैर अनुसूचित जाति की मुक्ति संभव नहीं। यदि हम तीसरी शक्ति के रूप में संगठित हो जाएं, तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती और तब समर्थन के लिए हमारे पास आएंगे और इस तरह हम बेहतर बार्गेनिंग स्थिति में होंगे। उस समय जाहिर है कि कांग्रेस सर्वशक्तिमान पार्टी थी। लोकशाही और तानाशाही पर बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा कि लोकशाही में विपक्षी दल का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सरकार तानाशाह हो जाती है। यह हाउस जल रहा है। कांग्रेस के अंदर वैसे लोग हैं जो विपक्ष तैयार करना चाहते हैं। कांग्रेस खुद विभाजित है। समाजवादी इनसे बाहर चले गए हैं। वे कितने बड़े विपक्ष बन सकते हैं अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका सशक्त विपक्ष बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में दो पार्टियां होंगी, कांग्रेस और सोशलिस्ट। प्रश्न यह था कि कांग्रेस में शामिल हो या सोशलिस्ट में शामिल हो। ऐसी स्थिति में सलाह देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुसूचित जातियों को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जिससे संतुलन बना रहे और वे बार्गेनिंग की स्थिति में हों। उत्तर प्रदेश में पंत सरकार थी उस समय। उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 27% आबादी को 10% आरक्षण देने के लिए उन्होंने पंत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर पंत ने आपका कोटा पूरा नहीं होने दिया। इसका कारण यह है कि यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली में उनका बहुमत है और वे आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि यह आपको तभी मिल सकता था जब आप पृथक संगठन में हों, वैसे संगठन के रूप में 22% मांगने में सक्षम हो, तभी आपको आपका हक देंगे। उस सम्मेलन में, शेड्यूल कास्ट के उस सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के नेता भी मौजूद थे। उनके आग्रह पर और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की एकता पर बोलते हुए उन्होंने दो कारण बतलाए। पहला, यह दुखद है कि इन दोनों वर्गों के हित कॉमन हैं, फिर भी वे संगठित नहीं हो रहे। इसका कारण यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ने से उनकी हैसियत अनुसूचित जाति की तरह ही निम्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के बीच रोटी बेटी के प्रश्न पे मैं उत्सुक नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वे अपनी पृथक सामाजिक पहचान रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई कारण नहीं दिखता कि वे अपनी खराब स्थिति खत्म करने के लिए क्यों नहीं मिलकर राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। दूसरा, अलूफनेस। उन्होंने कहा कि उनके अलूफनेस की वजह से विलगाव के कारण हानि हुई। ऊंचे वर्गों से सत्ता छीनने के लिए उन्हें संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। वयस्क और सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था ने राजनीतिक शक्ति को लोगों तक पहुंचाया है और मेरे विचार से यदि 1.5 करोड़ अनुसूचित जातियां और 1 करोड़ पिछड़ी जातियां अपने शत्रु के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं तो विधायिका में वे 50% सीट जीतकर आ सकते हैं और राजनीतिक शक्ति पर कब्जा कर सकते हैं। यदि पिछड़ा वर्ग ऊंची जातियों के खिलाफ अलग मोर्चा बना ले तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखद है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी शक्ति को लेकर सचेत नहीं हैं, जिसके कारण ऊंची जाति के लोगों का प्रशासन पर प्रभुत्व है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी स्थिति बेहतर किया है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि पिछड़ी जाति के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आगे उन्होंने कहा, अंतिम भाषण के कंक्लूड करते हुए, कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग इस देश की बहुसंख्यक आबादी हैं।
इसका कोई कारण नहीं कि वे देश पर शासन नहीं कर सकते, सिर्फ संगठित होने की ज़रूरत है और वयस्क मताधिकार ने वह शक्ति दी है कि आप राजनीतिक सत्ता का काबिज कर सकते हैं। यह मान लेना कि कोई भी सरकार चिरस्थायी है मिथ्या है। लोकशाही में कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे, आप सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आप अपने आप को एक नेता, एक पार्टी और एक प्रोग्राम के तहत संगठित कीजिए। गोदी मीडिया उस समय भी थी और उस समय भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। दिल्ली में कैबिनेट के पार्ट थे, कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था और इसके बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था कि वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वो जो है शेड्यूल कास्ट का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने वहाँ पे ये बातें कही। तो ये उनका दूसरा दौरा है 48। तीसरा दौरा है 7 नवंबर 1951 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था यूनिवर्सिटी में जाकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन के नेता भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ी जातियों की उपेक्षा के विरुद्ध देश को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे समानता के स्तर पर उठने के अपने प्रयास में विफल कर दिए गए तो अनुसूचित जातियां साम्यवादी व्यवस्था वर्ण कर सकती हैं, कम्युनिस्ट बन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई क्रांति न हो तो राजनेताओं से मेरा प्रथम निवेदन होगा कि वे तत्काल इस समस्या को स्वीकार कर लें। डॉक्टर अंबेडकर ने क्षोभ व्यक्त किया और कहा कि यद्यपि संविधान ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मानते हुए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को मान लिया है, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कश्मीर की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर एकल राज्य नहीं है, वह एक सामासिक राज्य है जिसमें हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम सभी हैं। जम्मू और लद्दाख गैर मुस्लिम क्षेत्र हैं, जबकि कश्मीर घाटी मुस्लिम क्षेत्र है। तो ये था तीसरा भाषण डॉक्टर अंबेडकर का। इसलिए मैंने ये महामहिम के आगमन पर मैंने अंबेडकर, चूँकि अंबेडकर पे चर्चा हुई थी, वहाँ पे अंबेडकर स्मारक केंद्र, तमाम सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हुआ था, तो इसी बहाने लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर के संस्मरण को हमने सुनाया। और चलते चलते राष्ट्रपति जी ने रेलवे डिपार्टमेंट के लिए क्या संदेश छोड़ा है ये भी देखते जाइए, क्योंकि कलाम के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो कि ट्रेन से इन्होंने सफ़र किया है। तो भारतीय रेल के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है, चलते चलते ये देखते जाइए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर मुलाकात।